तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू अपना बदला पूरा कर लेता है, लेकिन इस दौरान जो पैट्रियार्च था, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस दौरान ज़ू को अचंभित कर देता है। क्योंकि वो क्या करता है कि एक स्वर्ड स्पिरिट में बदल जाता है और ज़ू के स्वर्ड में समा जाता है। और उसके पास जो भी चीज़ें थी ना, हर एक चीज़, क्योंकि उसको ज़ू का अब दिल जीतना था, विश्वास जीतना था, तो हर एक चीज़ बता देता है। इस दौरान वो जो एक पिल जिससे कि आप कल्टीवेशन को अपने ग्रो कर सकते हो, उसके बारे में भी बता देता है। अब आगे तो पैट्रियार्च ने अपनी जो धन थी ना वो छुपा के रखे थे। एक स्पिरिचुअल नोट था जो कि 500 स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर था। दूसरा था जेड बॉक्स जिसमें कि मेडिसिनल पिल्स थे, खास करके वो वॉयलेट पिल। और तीसरा जो था उसमें 3 जेड स्लिप्स थे जो कि बेसिकली इनके वज्रासेक के टेक्निक थे। तो ये जो फेक बैग रखता था उसके बारे में भी ज़ू को पता था। फिलहाल यहाँ पर जो भी लाशें थी ना उस पर ज़ू जो उसका जहरीला पाउडर होता था जो कि लाशों को गला देता था, वो यूज़ कर देता है। जहाँ-जहाँ ये पैट्रियार्च बताता है कि हाँ, यहाँ ट्रेज़र है, वहाँ-वहाँ उसे वो चीज़ें मिल जाती है। और पैट्रियार्च इस दौरान ये भी बोलता है कि आपने इनको मार के सही किया, ये वैसे भी मेरे विरुद्ध जाने का प्लानिंग कर रहे थे। फिलहाल देखो रात का समय था, ठंडी काफ़ी ज़्यादा थी और बर्फ़ तो भाई लगातार उसकी मानो बर्फ़बारी हो रही थी। अब ज़ू का वही था कि उसे सेवन ब्लड आइज़ वापस लौटना पड़ेगा और अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया था कि ये जो पैट्रियार्च उसका स्पिरिचुअल फॉर्म है उसे डिस्ट्रॉय करूँ ना करूँ। उसके बाद ये चर्च के बारे में पूछता है और जितना भी पता था पैट्रियार्च को ना ये बताता है। एक खतरनाक चीज़ बताता है कि चर्च जो आप देख रहे हो ना, इसका जो मेन लोकेशन है ना, हेडक्वार्टर, वो रिवर्ड एंशिएंट लोकेशन में, मतलब साउथ फिनिक्स में ये बस ब्रांचेज़ है भाई। और यही नहीं, जो सेवन ब्लड आइज़ है उसके अभी जो मेन लोकेशन है वो वहीं पर है, जो एंशिएंट लैंड है वहाँ पर। और ये भी बताता ही है कि जो सेवन ब्लड आइज़ में आप 7 अलग-अलग पीक्स देखते हो, वास्तविकता ये है कि ये सातों अलग-अलग हैं, लेकिन यहाँ पर मिल के काम कर रहे हो और कुछ नहीं। बेसिकली वो 7 जो बड़े ह्यूमन रेसेस हैं ना, रिवर्ड एंशिएंट मेनलैंड में, ये उसके ब्रांचेज़ हैं। और बात रही वर्ड्स ऑफ ट्रुथ की, तो वो लोग बहुत सेक्रेटिव हैं। अब ज़ू इनसे ना 7 सेक्ट जो कोलिशन था, जिसका पार्ट था ये 7 ब्लड आइज़, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। फिर वही चर्च के बारे में कि उनकी टीचिंग्स, उनका मेन काम है विश्वास वाला और ये लोग बहुत बावले होते हैं, बहुत पागल होते हैं अपने मकसद के लिए। और उनका जो ताल्लुकात है, बोलते हैं एंशिएंट एम्परर और इम्पीरियल सॉवरेन लेवल के जो लोग हैं ना पुराने ज़माने के, उनसे माना जाता है। अब ज़ू को ये नहीं समझ में आता ये एंशिएंट एम्परर और इम्पीरियल सॉवरेन्स क्या चीज़ है। पैट्रियार्च भी अचंभित था, उसको भी सही जवाब तो पता नहीं। अब उसे लगता है यार ऐसा ना लगे ज़ू को कि मुझे कुछ नहीं पता है। फिलहाल दिमाग लगाता है और बोलते हैं एंशिएंट एम्परर और इम्पीरियल सॉवरेन्स के बारे में तो मेरे भी औकात के बाहर की चीज़ है। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि जो एंशिएंट एम्परर होते हैं, उन्होंने रिवर्ड मेनलैंड को यूनाइट किया था। लेकिन इम्पीरियल सॉवरेन्स जो हैं, हालाँकि उन्होंने आइलैंड मतलब ये जो मेनलैंड है उसको यूनाइट तो नहीं किया था, लेकिन उनके पास ऐसा पावर है कि वो हेवेंस को भी मात दे सकते हैं और एंशिएंट एम्परर के बराबर ही होते हैं, मतलब उनसे बैटल कर सकते हैं। ज़ू ये सब चीज़ों के बारे में पहली बार सुन रहा था। फिर ज़ू जो था ना टॉपिक फिर चर्च के बारे में और पूछता है। वो थोड़ा डेस्टिनी से रिलेटेड है, उनका जो टॉप लेवल का बंदा है, एंजल्स वेंजल्स थोड़े-थोड़े वैसी चीज़ें ये बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि जब वो गॉड का फेस जो अभी सबको दिखता है, टूटा हुआ चेहरा, वो जब नहीं आया था, तो उस समय कोई एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी थे, उन्होंने इसे फ़ॉर्म किया था और उसी समय उन्होंने रिवर्ड एंशिएंट लैंड को यूनाइट भी किया था। अब ज़ू बोलते हैं ये पिल कैसा है उसके बारे में बताओ। तो ये बताता है इस पिल के यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है। पिल जब तक लिक्विड फॉर्म में न बदल जाए, उसे 100 दिन लगते हैं, तब तक हम उसे नहीं खा सकते और अभी भी उसमें 3 दिन बाकी है। अब ज़ू उसके बाद ना पैट्रियार्च के जो स्पिरिचुअल ऑरा थी उस पर प्रेशर डालता है ठीक-ठाक। उसकी जो ऑरा थी और वीक हो जाती है और वो गहरी निद्रा में चला जाता है। ज़ू ने फिलहाल नहीं मारा था क्योंकि देखो यार ये जो स्पिरिचुअल वेपन्स का पार्ट बन चुका है, ये एक तरह से स्पिरिचुअल ऑरा है, वो बहुत कीमती चीज़ होती है। और इसका ये था कि जब फाउंडेशन लेवल पे पहुँच जाऊँ, तो फिर इसे जगाता हूँ। क्योंकि ज़ू अभी भी इस पर पूरा विश्वास तो नहीं कर पाया था और अगर इसने पिल के बारे में कुछ गलत बताया होगा, तो ये भी इसका टेस्ट था। कुछ भी गड़बड़ होगा तो ज़ू इसे मार देगा। और ज़ू ने इसके सामने जानबूझ के बोला था कि अब 7 ब्लड आइज़ वापस लौटना है। वो चेक करना चाहता था कि कहीं ये किसी और को मैसेज-वैसेज तो नहीं भेज रहा है। तो फिलहाल ये निकल चुका था और एक गुफ़ा के आस-पास आकर के बाहर में पहले ज़हर-वहर छिड़क देता है और अंदर आके बैठ जाता और उसके बाद ये जो पिल था ना, उसे बाहर निकालता है। देखता है तो पिल लगभग गल चुका था। अलग ही उसके अंदर से खुशबू आ रही थी। इसे स्पिरिचुअल व्हेल पिल कहा जाता है। और ज़ू क्योंकि देखो अब दवाई में तो काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर चुका था, तो सूंघ के ही ना ये सब पता चल जाता है इसमें क्या-क्या चीज़ें मिलाई गई हैं। कुछ तो बहुत खतरनाक भी थी, मतलब जो बहुत कम मिलती हैं। अब पिल का नाम व्हेल है तो इसे लगता है क्या इसमें व्हेल का ब्लड मिलाया गया है, क्योंकि उसमें से हल्का एक ब्लड का भी स्मेल आ रहा था। धीरे-धीरे मतलब समय गुज़रता है और ये पिल जो था ना पूरी तरह से लिक्विड में बदल चुका था और ज़ू फिर उसे गटक जाता है। जैसे गटकता है ना इसकी बॉडी में एक अलग ही हीट जनरेट होती है, तापमान बढ़ने लगता है इसकी बॉडी का। ऐसा लगता है मानो ये एक्सप्लोड कर जाएगा।
वो ऑरा पूरी फैलने लगती है इसके नस नाड़ियों तक, ऐसा लग रहा था इसका शरीर गल जाएगा। लेकिन इस दौरान इसका जो सी फॉर्मिंग स्क्रिप्चर था, जो कि स्पिरिचुअल सी जो था इसका बेसिकली 291 मीटर पे आके रुका था लिजर्ड आइलैंड पे, वो बढ़ना शुरू होता है धीरे-धीरे 294, 97, 300 तक पहुँच जाता है। आँखों में ना वो वही बैंगनी लाइट चमक रही थी और देखो ये की कंडेंसेशन के 9th लेवल में था, उससे पार करके अब ये 10वें लेवल की तरफ बढ़ चुका था। नॉर्मल लोगों के लिए क्या होता है देखो कि फर्स्ट लेवल आप तब पहुँचते हो जबकि कंडेंसेशन के जब आपका स्पिरिचुअल सी 30 मीटर का हो जाता है और अंत उसका हो जाता है 300 मीटर पे। क्योंकि सभी के अंदर करप्शन होती है, उसके ऊपर बहुत कम ही लोग जा पाते हैं और क्योंकि ज़ू के अंदर बिल्कुल भी करप्शन था नहीं, तो उसकी ऑरा उसके ऊपर भी जा सकती थी। इधर ये हैरान था कि इस बंदे को ये पिल कहाँ से मिला? मिला होगा मतलब इसने अच्छे खासे रिसोर्सेज़ लगाए होंगे। तो फिलहाल ये कल्टीवेशन में लग जाता है इस पिल की, क्योंकि ऑरा को इसे एब्ज़ॉर्ब करना था। इसका स्पिरिचुअल सी बढ़ना शुरू होता है क्योंकि ये जो मेडिसिन था, ये जो पिल था बहुत पावरफुल था। बढ़ते-बढ़ते 393 और ऐसा नहीं कि 483 पे रुक जाता है। स्पिरिचुअल सी जो था ना ज़ू का बहुत तेज़ी से बढ़ता भाई 690 तक पहुँच जाता है। फिर धीरे-धीरे ही बढ़ रहा था लेकिन बढ़ रहा था। इसके आस-पास ना एक वॉर्टेक्स बन जाता है भंवर सा ऑरा का, स्पिरिचुअल सी का। बढ़ते-बढ़ते 720, 750, 780 तक पहुँच जाता है। और जो पिल था ना अब उसका इफ़ेक्ट धीरे-धीरे कम होने लगता है। आस-पास की जो हवा भी चल रही थी ना, बर्फ़ भी, वहाँ पर भी ना एक अलग ही ऑरा फ़ील हो रहा था। सबसे बड़ा अगर किसी ने स्पिरिचुअल सी बनाया था, वो था 810 मीटर का, इस स्क्रिप्चर के थ्रू। और ज़ू भी बढ़ रहा था उसी की तरफ धीरे-धीरे प्योर स्पिरिचुअल पावर एब्ज़ॉर्ब करते-करते 807, 810 फाइनली पहुँच जाता है। और इतनी फ़ियर्स है ना कि ज़मीन में भी धीरे-धीरे दरारें आने लगती हैं। इसके पीछे में जो इसके ड्रॉट डीमन की साया बनी थी ना, उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। अलग ही लेवल का मतलब बोल सकते हो हॉट लावा जैसा निकल रहा था। और ड्रॉट डीमन भी इस दौरान ट्रांसफ़ॉर्म होता है। पीछे 2 पंख आ चुके थे। ज़ो इस दौरान फाइनली आँखें खोलता है, अपनी ऑरा को फ़ील करता है। ये पहुँच चुका था ग्रेट सर्कल ऑफ की कंडेंसेशन में। और अब इसे लगता है कि अब उसको वो गॉडलीनेस वाली ऑरा की ज़रूरत भी नहीं थी। पैट्रियार्क जैसे बंदों को मारने के लिए, क्योंकि भाई के पास मैजिकल टेक्निक्स अच्छे खासे थे। फिर वो हेवनली सेबर वाले टेक्निक, डाउ ऑफ पॉइज़न में तो भाई महारथी है। जो ऐसा हाथ को लहराता है, इसका वो जो ड्रैगन वेल था जिसको कि ये ट्रांसफ़ॉर्म करके स्नेक नेक ड्रैगन में बदल चुका था, वो प्रकट होता है। तो उसकी लंबाई ऑब्वियस थी 810 मीटर उसकी भी हो चुकी थी। जो कुछ तो बोलता है उसकी लंबाई फिर कम होकर 300 मीटर पे आ जाती है। अपने स्पिरिचुअल सी के साथ भी ये ऐसा ही करता है। मतलब इसका काम क्या था देखो, अपना ट्रू स्ट्रेंथ क्यों दिखाना है, 300 मीटर का स्पिरिचुअल सी रखो, 800 क्यों दिखाना है, और इसके हिसाब से इसका स्पिरिचुअल सी अभी और ऊपर जाएगा। कितना तक जा सकता है इसका जवाब नहीं था इसके पास, जो कि इसको पता था कि भविष्य में ज़रूर मिल जाएगा। अब प्लान यही था कि इसको 7 ब्लड आइज वापस लौटना था, क्योंकि 1 महीने हो चुके थे और अब इसे जानना था कि वो मरफॉक और थर्ड आइनेस वगैरह का मैटर क्या है, सब इसको पता करना था। तो 3 दिन ये ट्रैवल करता बहुत तेज़ी से अपने टालिस्मैन के थ्रू और अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच चुका था। मतलब जहाँ से आप टेलीपोर्टेशन यूज़ करके एंटर कर सकते हो 7 ब्लड आइज में, और एंटर भी ये कर जाता है। टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट होता है, वो जो फॉर्मेशन था, और ज़ुप से लाइट बढ़ती है और फिर गायब। तो 7 ब्लड आइज का जो कैपिटल सिटी उसके समुद्री साइड वाले हिस्से को हमें दिखाया जाता है। ये जो एरिया था ना, वो वहाँ पर टेलीपोर्टेशन था जो कि क्रिम्सन वाइल्ड से कनेक्ट करता था। यहाँ प्रकट हो चुका था और कैपिटल सिटी से गुजर रहा था। पूरा चौकन्ना था भाई, क्योंकि कभी भी ये कहीं से आता था तो पूरा आसपास के एरिया को ऑब्जर्व करता था, क्या चल रहा है ये जानता था, उस हिसाब से फिर अपनी प्रतिक्रिया देता था। धीरे-धीरे शाम का समय हो जाता। शहर में आने के बाद भी ना इसने अपना असली टोकन यूज़ नहीं किया था। एक अलग टोकन था जिसे यूज़ कर रहा था, जो कि 7 ब्लड आइज़ ही बाँटता था, जिसे क्रिमिनल्स भी यूज़ करते थे। मतलब एनोनिमस टोकन बोल सकते हो कि आप पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन हो, बस आपके पास टोकन है तो आप अंदर-बाहर कर सकते हो। हालाँकि ये काफ़ी महँगे आते थे। और देखो क्योंकि ज़ू ने बहुत सारे क्रिमिनल्स को मारा था बाउंटी लिस्ट वाले के जो रहते थे, तो इसलिए इसके पास ऐसे बहुत सारे टोकन थे। तो फिलहाल एक सराय में आकर के ना लॉज में ये रुका हुआ था। 3 दिन गुज़र जाते और ज़ू इस दौरान पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता। मरफॉक के बारे में लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता चलता। इवन थर्ड आइनेस भी इस मैटर में कुछ इन्वॉल्व नहीं होते। कुछ ऐसा लगता है मानो वो मैटर दब सा गया। सबसे बड़ा जो अभी हाइप बना हुआ था वो जो 7 ब्लड आइज़ का ग्रैंड कॉम्पिटिशन होने वाला था उसका। क्योंकि ग्रैंड कॉम्पिटिशन जो था ना हर 30 साल में होता था और बाहरी लोकेशन पे होता था, जो काफ़ी ब्लडी होता था, ब्रूटल होता था। लोकेशन डिसाइड हो चुका था। वेस्ट कोरल जो आर्किपेलागो है ना, उसके आसपास में कोई आइलैंड था, वहीं पर था। और वो लोकेशन में थोड़ी दुश्मनी चल रही थी, वहाँ पे काफ़ी लूटा-मारी, कोई अलग ट्राइब के लोग थे जो कि 7 ब्लड आइज़ को टारगेट कर रहे थे। इसलिए इस बार इनका लोकेशन वो था ऑर्गेनाइज़ कराने का जो इवेंट है, नॉर्थ सी स्पिरिट आइलैंड। और इस समय जो दुकान-वुकान वाले भी थे ना, वो अच्छा फ़ायदा उठा रहे थे क्योंकि कॉम्पिटिशन आ रहा था, लोगों को मेथड चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए ना, तो इन्होंने दाम-वाम बढ़ा दिया था 20% से। और 7th पीक वालों ने जैसे डिवाइड कर दिया था, टोटल 13 डिविज़न्स थे,
तो हर एक डिवीज़न से 400 से ज़्यादा लोग टूर्नामेंट में नहीं जा सकते थे। टोटल 4000 लोग। तो प्रॉब्लम ये था यार, देखो 13 डिवीज़न्स है, 13 चौके 52 हो जाएगा, तो कौन कम भेजेगा? कोई डिवीज़न भी कम भेजना तो चाहेगा नहीं। और भाई 400, हर एक डिवीज़न में 1000 से ज़्यादा लोग हैं। तो 400 लोगों को सेलेक्ट करना वो भी एक टफ काम था। ऐसा था कि जो भी बंदा नॉर्थ स्पिरिट कल्टीवेटर को मारेगा, उसको 10,000 मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। ये तो बेस रिवॉर्ड था। अब कल्टीवेशन बेस के हिसाब से आप मारोगे तो उतने ही ज़्यादा अच्छे आपको मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। जो बहुत अच्छा करेगा वो कॉन्क्लेव डिसाइपल भी बन सकता है। और बहुत सारे लोग भाई कॉन्क्लेव डिसाइपल्स तो कौन नहीं बनना चाहेगा। बहुत सारे फ़ायदे थे, आपका एक अलग होता है, आपका एक अलग रोब होगा, जो डाविस रोब मिलता है, जिससे लोग देख कर ही इज्जत देते हैं आपको। हालाँकि ज़ू को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कॉन्क्लेव डिसाइपल से मतलब नहीं था। उसका ये था यार कि फाउंडेशन लेवल में पहुँचूँगा तो मुझे ऑन पीक डिसाइपल बना ही लेंगे, और कॉन्क्लेव डिसाइपल एक तरह से आप बन ही जाओगे, तो फ़र्क क्या पड़ता है। ज़ू इस दौरान कुछ और दिन गुज़ारता है बस इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में। ये पूरा श्योर हो जाता है कि नहीं, थर्ड हाईनेस अभी शांत हो चुके हैं, मरफ़ॉक का कोई मैटर नहीं चल रहा है, तो फिर यहाँ से ये निकलता है। हाँ, लेकिन इसको ये जल्दी था कि मैं फाउंडेशन लेवल पे जल्दी पहुँचूँ। क्योंकि देखो जो भी बंदा फाउंडेशन लेवल पे है उसको हर महीने का 4000 से 5000 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलते हैं इनकम के रूप में। इस दौरान ज़ू भी जो था ना वो डिप्यूटी कैप्टन बन चुका था सेलेस्टियल ब्यूरो डिपार्टमेंट का, यूनिट 6 का। तो उसकी सैलरी और बढ़ चुकी थी, 3000 मेरिट पॉइंट से अब बढ़ के 6000 हो चुकी थी। और ज़ू से मुलाकात होती तो कैप्टन सेव खा रहा था कि देखो मैंने ये तुम्हारे लिए किया है, पता है तुम्हें। और उसके बाद ये बंदा ज़ू के कल्टीवेशन को ऑब्जर्व करता है, स्माइल करता है। ज़ू भी इस दौरान अब भाई थोड़ा सीख चुका था तो स्माइल करता है, थैंक यू बोलता है। कैप्टन बोलता है इस दौरान कि भूलना मत, तुम्हारे पास मेरे 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स है। ज़ू बोलता है 100 हैं थे मतलब, और मैं वो आपको दे चुका हूँ। कैप्टन बोलता है हाँ, मेरे दिमाग थोड़ा भूल गया, बराबर है, तुमने मुझे 100 दिया था, तो अब तुम मुझे 900 दोगे स्पिरिचुअल स्टोन्स। उसके बाद कैप्टन बोलता है क्या तुम ग्रैंड कॉम्पिटिशन अटेंड कर रहे हो? ज़ू कुछ बोलता नहीं है। कैप्टन बताता है एक सीक्रेट है, देखो मैं सेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, तो एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, जो ग्रैंड कॉम्पिटिशन है वो नॉर्थ स्पिरिट से कुछ रिलेटेड नहीं है, और ज़ू को कुछ तो खाने को भी देता है। क्या तो तुम्हें पता है टूर्नामेंट इससे भी कुछ बड़ा कर रहा है, मतलब नॉर्थ जो स्पिरिट है वो तो बस एक छलावा है, उसके पीछे कुछ और कर रहे हैं लोग। बहुत सारे कल्टीवेटर्स तो ऐसे हैं ना जो अपने ही सेक्ट के हैं, जो जानबूझ के चाहते तो वो फाउंडेशन लेवल पे कब के जा सकते थे, लेकिन वो गए नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो सोच रहे थे ये कंपटीशन 30 साल में होता है, इसमें उनको मिलेगा फ़ायदा। आप जितना अच्छा करोगे तो उनके ब्रेक थ्रू के चांसेस और बढ़ जाएँगे। बढ़ तो कर ब्रेक थ्रू तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा फाउंडेशन बना के ब्रेक थ्रू करना बड़ी बात होती है, और बहुत पैसे मिलते हैं। उसके बाद ये सेकंड हाईनेस का एग्ज़ाम्पल भी देते, इतना कमा लेते हो ना आप भाई कि जो एल्डर्स है ना वो भी इतना नहीं कमा सकते। कैप्टन समझ जाता है और कहता है तुम्हें जाना चाहिए, देखो तुम्हारी कमाई अच्छी खासी होगी फिर। और फिर ये बोलता है अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारे यूनिट 6 को एक नए बंदे ने ज्वाइन किया है, मैं बुलाता हूँ उसको, तुम देखना। अब कैप्टन उसके बाद अपना टोकन यूज़ करता है और उस बंदे को मैसेज भेजता है, और ये बंदा फाइनली आ जाता है। बंदा आता है, बाल थोड़े बिखरे थे, चेहरा थोड़ा गंदा था, उसने ग्रे डाविस रोब पहन रखा था, आंखें उसकी ना काफी खतरनाक थी, लगे ब्रूटल दिख रहा था भाई, एकदम बोलते ना आवारा कुत्ता जो होता है जो किसी का नहीं सुनता, एक अलग मर्डर दौरा। बंदा दरवाजा खोलता है, एंटर करता है, कैप्टन को देखता है, फिर ज़ू को देखता है, और बोल नहीं सकता था, मतलब गूंगा था, उसको जीभ ही नहीं थी। कैप्टन सरन बोलते हैं मिलो इस बंदे से, गूंगे से। तो म्यूट बोलते हैं, यहाँ पर हिंदी में बोल सकते हैं गूंगा। ज़ू की नज़र उससे मिलती है। म्यूट जो था, जो कि अभी तक हंस रहा था, वो एकदम शांत हो जाता है, सक पका जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं। ज़ू को देखते चेयर पे बैठे हुए, मानो उसने किसको देख लिया हो, एकदम भूत को देख लिया हो। कांपने लगता है ये बंदा, अचंभित हो जाते हैं कैप्टन कि भाई क्या हो गया इसे। ज़ू इसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। बंदा जो था ना, जो अपना गूंगा, उसके पसीने छूट रहे थे, पैर एकदम कांप रहे थे, अंदर से मानो ये बंदा काफी परेशान था। ज़ू फिर नजर हटा लेता है, कैप्टन की तरफ ऐसा हाथ जोड़ता है, फिर निकल जाता है। म्यूट उसके बाद धीरे धीरे शांत होता है। लेकिन जब ज़ू उसके पास से गुजर रहा था ना, तो ये बंदा और इसके बढ़ जाती है, एकदम कपकपी सी लग चुकी थी इसको, जबकि ज़ू ने कोई प्रेशर रिलीज नहीं किया था, किलिंग इंटेंट नहीं, फिर भी बंदे की तरफ देखता है, फिर चला जाता है बाहर। अब जाने के बाद म्यूट अब शांत हो चुका था, कैप्टन भी काफी क्यूरियस हो जाता है, सेव खा रहा था। म्यूट के पास जाता है, गोल चक्कर मारता है और बोलता है तुम जानते हो उसे? म्यूट मना करता है। फिर कैप्टन बोलता है अगर जानते नहीं हो तो इतना डर क्यों रहे थे? अब जो ये म्यूट है वो क्राइम डिपार्टमेंट में 15 दिन से है, और बहुत सारे क्रिमिनल्स को मार चुका था, बाउंड्री लिस्ट वालों को। कभी नहीं डरता भाई ये बंदा, लेकिन क्यों डर रहा था कैप्टन इसलिए जानना चाहता था। तो कैप्टन और इंटरेस्टेड होता है और ये अपनी मर्डरस और रिलीज करता है, म्यूट पे फोकस करता है। म्यूट टेंस हो जाता है, प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, कांपता है लेकिन डरता नहीं है। देखो यार कैप्टन का जबकि स्ट्रेंथ बहुत तगड़ा था। कैप्टन बोलता है देखो मुझे बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बात करूंगा तो मैं प्रमोट जल्दी करवा दूंगा डायरेक्टर से। फिर भी म्यूट कुछ नहीं कहता है।
फिर कैप्टन को याद आता है, अरे तुम तो बात नहीं कर सकते, अच्छा लिख के बता दो। म्यूट मना कर देते हैं, मतलब वो मर जाएगा लेकिन बताएगा नहीं। कैप्टन भी चाहता है फिर मतलब नहीं है और बैठ के मस्त सेव खाने लगता है। इधर जू को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा दूर था, ऐसा अपने मुंडी को हल्का सा पलट के देख रहा था कि क्या वो मेरे परछाई को देख पा रहा था क्या? शायद इसकी परछाई की वजह से ही वो डर रहा था। क्या वो देख नहीं पा रहा था? क्या वो सेंस कर सकता है? अब फिर से याद आता है कैप्टन फिर से बोल रहा था पैसे के लिए। तो कैप्टन का नाम देख और वहाँ पर फिर से ना उकेर देता है क्वेश्चन मार्क कि ये आदमी है क्या? अब पैट्रियार्च का जो नाम था उसे तो ये हटा देता है, मरमैन का नाम भी काट देता है। फिर वो जो लॉज वाला जो ओल्ड मैन था उसका नाम और सुइजरन थर्ड हाइनेस का भी नाम लिखता है और वहाँ पे भी प्रश्नवाचक बाम्बू स्लिप रख लेता है और दुकान की तरफ, दवाई वाले दुकान की तरफ बढ़ जाता है। इस बार ना एक बड़े दुकान पे जाता है। वहाँ पर फाउंडेशन लेवल के बिल्स के बारे में बेसिकली पता करने गया था जो कि बहुत महंगे थे यार। 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन। इसे समझ में आता मतलब नहीं है। बैटल में ही जो ग्रैंड कंपटीशन हो रहा है वो जीतोगे तो आपको फाउंडेशन पेल्स बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो जीत के मैं ज़्यादा अच्छे से उस लेवल पे पहुंच सकता हूँ। अब नाव वाले एरिया पहुंच जाता है, धर्मा बोट निकालता है और कल्टीवेशन में बैठ जाता है। एज यूजुअल पहले आसपास देखता है नाव निकालने से पहले कि कोई है तो नहीं। अब जू का ये तो देखो, ये ग्रेट सर्कल में तो पहुंच ही चुका है कि कंडेंसेशन के 10वें लेवल या उसके ऊपर जो भी रहता है वो 10वां लेवल से ही ग्रेट सर्कल बोला जाता है। तो कल्टीवेट तो कर सकता है लेकिन फाउंडेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करना है तो आपको अच्छे मटेरियल्स चाहिए ताकि आपका फाउंडेशन पहले अच्छा बन सके। और एक पेल से काम नहीं होगा, ठीक ठाक पेल्स आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो जू अपना मस्त बैठा हुआ था, तभी रात में एक लड़की इसके पोर्ट नंबर यानी हार्बर नंबर 79 की तरफ पड़ती है। दिखने में काफी सुंदर थी, काफी अच्छे मूड में थी और जू के बर्थ की तरफ पड़ती है। और जब इसके थर्मा बोर्ड को देखती है तो काफी खुश हो जाती है और बोलती है, जूनियर ब्रदर जू, क्या आप हैं आसपास? देखो हार्बर नंबर 79 में यहाँ ज्यादा हलचल तो रहती नहीं थी, चहल पहल। तो जू आवाज सुन लेता है, आवाज पहचान भी जाता है कि सिस्टर डिंगजू है। ये क्या कर रही हैं? बहुत सारे लोग ज्यादा हैरान होते हैं कि यार सिस्टर डिंगजू भी जू किंग के पीछे है क्या, एल्डर ब्रदर के? अब जू चाहता तो नहीं था लेकिन फिर सोचता है यार ये बंदी प्रॉफिट अच्छा करा देती है, तो बाहर निकल के इन्हें ग्रीट करता। वो पता आती है कि यार मैं वापस आई, फिर तुमसे मिलने आई थी, तुम थे नहीं यहाँ पे, सॉरी मैं इतनी रात को आ रही हूँ। फिर एक स्पिरिचुअल नोट निकाल। जू मना करने वाला था, ये कुछ तो प्लांट और वेजिटेशन के क्वेश्चंस पूछने वाली थी, लेकिन जब नोट देखता है तो भाई अपना आपको पता है लालची है जू किंग, तो धर्माबोर्ड के डिफेंसेस को लो कर देता है तो ये नाव पे चढ़ पाती है। जू अभी भी चौकन्ना था, लड़की को फर्क नहीं पड़ता है और वो सवाल पूछती है, जू उसके जवाब देता है तो समझ लो अच्छा खासा कमा लेता। उधर वो जो बंदा था ना जोंग जोंग हैंग, जो कि इस बंदे को पसंद करता था, वो नाव से भी एक बार समुद्र में लेके जा रहा था। उसको पता चल जाता, काफी एकदम पागल हो रहा था कि भाई यार तब तक ये जू नहीं था, तब तक ये बंदी फिर से मेरे से अच्छे से बात कर रही थी, फिर आ गया। लेकिन ये जानता था ये कुछ कर नहीं सकते हैं जू किंग का, क्योंकि वो पहले से ही काफी स्ट्रांग हो चुका था। फिलहाल ना एक लालिमा सी छा जाती है, शाम का समय और अलग ही दिख रही थी, तो उसमें गोल्ड रेडिश हो रहा थी। जू का भी ध्यान उस तरफ चाहता है। डिंगजू की तरह ये सभी सवालों के जवाब दे चुका था, जो कि इन्हें इसे 100 स्पिरिचुअल स्टोन वाला नोट देती। इधर ये जो लालिमा सी छाई थी अलग प्रकार की, धीरे धीरे शांत हो जाती है। अब डिंगजू भी देखती है धीरे धीरे रात का समय हो रहा है, तब वो चली जाती है। जाते जाते ना जू की तरफ एक बार देख के जाती कि यार ये बंदा का कल्टीवेशन फिर से बढ़ चुका है। वो पूछती भी, जू तुम्हारा कल्टीवेशन, क्या तुम ग्रेट सर्कल में पहुंच गए क्या? जू ने कोशिश किया था अपनी कल्टीवेशन छिपाने की। डिंगजू भाई वो बड़े परिवार या जो भी आती है तो स्पिरिचुअल पावर को फिर भी डिटेक्ट कर लेती है। बंदी को पता था कि जू स्ट्रांग है, लेकिन इतना जल्दी इतना कैसे और स्ट्रांग हो गया? और वो बोलती भी है, तुम तो अब फाउंडेशन लेवल के करीब हो, मैं तुमसे कुछ पूछूं? मतलब धर्मा मतलब सॉरी फाउंडेशन लेवल के बारे में कितना जानते हो? जू बोलता है ज्यादा कुछ तो नहीं पता है। इस दौरान अपने नाव के डिफेंसेस एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि ये जा चुकी थी, नाव से तो उतर ही चुकी थी ना। लड़की स्माइल करके बोलती है, मुझे लेकिन पता है, मेरे आंटी ने ना मुझे बहुत सारे इसके चीजों के बारे में बताया। और 3 जेट स्लिप निकाल के जू की तरफ इशारा करती। फाउंडेशन लेवल का इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिले कल्टीवेशन का तो बड़ी बात होती है भाई। बट जू जानता था कि कोई भी चीज मुफ्त में तो नहीं मिलती। जू पूछता है, इसके कितने स्पिरिचुअल स्टोन्स? लड़की बोलती है, अरे इतनी भी विनम्र होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि मैं वेस्ट कोरल आर्किपेला को पहुंच भी नहीं पाती मेरे आंटी के यहाँ उतने अच्छे से, अगर तुम नहीं होते तो। तुम समझ लो इसकी कीमत कुछ नहीं है। तुमने मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, हालांकि जो बोलता है उसके तो मैंने पैसे भी लिए। मुझे पता है अब तुम्हारा कल जो पावर लेवल है ना, तुम आराम से कॉन्क्लेव डिसाइपल्स के दोस्त बनने वाले हो, तो मैं उस लाइन में सबसे आगे रहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम फ्री में नहीं लेना चाहते हो तो एक चीज मुझे प्रॉमिस कर सकते हो, अगर मैं किसी डेंजरस सिचुएशन में कभी रही तो मेरी मदद कर देना। फिर वो हंसती है। ये जो तीनों जेड स्लिप्स थे इसके धर्मा बोर्ड पे रख के चली जाती है और कहती है कि तुम ये समझ लो एक तरह से मैं तुम्हारा ही फायदा ले रही हूँ, तुम मेरा कोई फायदा नहीं ले रहे हो। जो इस दौरान धर्मा बोर्ड के डिफेंसेस खोल चुका था। लड़की जा चुकी थी, काफी खुश थी। जाते जाते अपने आइडेंटिटी टोकन से मैसेज भेजती है अपनी बेस्ट फ्रेंड को। पता ही है आपको लड़कियां कैसी होती हैं, मतलब जैसे उनको कुछ पता चलता है ना अपने बेस्ट फ्रेंड के बीच में काफी
गपशप लगाती है, खास करके अगर बात किसी लड़के से रिलेटेड हो। और लड़की बोलती भी है कि देखा मैंने बोला नहीं ये ज़ू मेरा है। लेकिन इस दौरान जब ये बोल रही थी ना, तो पोर्ट नंबर 70 हार्बर नंबर 79 के पास इसकी नज़र पड़ती है ज़ोंग-हेंग की तरफ। और ये बोलता है ज़ू ने कुछ बदतमीज़ी तो नहीं की ना आपके साथ? मैं आ चुका था। किंग ज़ू फिर से इरिटेट होती है। बोलती है यार भगवान के लिए प्लीज़, रास्ता बदल लेती है। ज़ोंग-हेंग इसके पीछे जाता है। मन में बोलता है कि तुमको पता चलेगा टिंगज़ू, बाकी लोग ऐसे मुसाफिर की तरह हैं जो गुज़र जाएँगे। मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ रहूँ। मैं ही हूँ जो आपको कभी नहीं छोड़ूँगा। ज़ोंग-हेंग इस दौरान ज़ू के थर्माकोट की तरफ देखता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन था और ज़ू का कल्टीवेशन लेवल तो इसको पता ही था। फिर वो कैप्टन, ज़ू के कैप्टन है, वो भी खतरनाक आदमी। सोचता है कि यार ज़ू सुंदर है और क्या, उसके अलावा क्या है उसके पास। रात का समय धीरे-धीरे अब आ चुका था और वो लालिमा पूरी तरह से गायब हो जाती। लेकिन इस दौरान कुछ अलग होता है। पानी पर ना कुछ बूंदें मतलब लाइट की बोल लो प्रकाश किरणें दिखती। तो लोगों का ध्यान जाता है फिर से पानी पर, मतलब बहुत दूर समुद्री हिस्से में अगर सूर्यास्त होता है तो दिखता है ना लालिमा, कुछ वैसा। मानो जो पूरा पानी था ना तारों से चमक रहा है, ऐसा फील होता है। ज़ू भी इस चीज को देखता है अपने थर्माकोट से। इसको दिखता है ना कि हर एक जो लाइट दिख रहा है ना उसमें कुछ जीव है, कोई तो घोंगा जैसा हम बोलते हैं ना उसके जैसा दिख रहा है, उसकी वजह से लाइट चमक रहा था। इसे कुछ क्रस्थेनमम मोलस्क कहते हैं। इसके बारे में इसने पढ़ा था सी एनाल्स, जहाँ पर समुद्री जीवों के बारे में लिखा हुआ है ना, या जहाँ पर लोग जाकर के इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं उसके पैसे मिलते हैं, वहां पर इसने पढ़ा था कि जब लालिमा आसमान में छाती है कभी कभी ना, तो ये वाले जीव उसके सूर्यास्त होने के बाद निकलते हैं। इसका दवाई में भी बहुत अच्छा उपयोग होता है। मतलब ये ना अगर बहुत सारी चीज़ों को आप मिला रहे हो और उनमें समन्वय नहीं हो पा रहा है, मतलब बैलेंस नहीं बन पा रहा है ना, तो इसके ब्लड या जो भी यूज़ करो इसकी बॉडी को, तो वो क्या करता है मिक्स होने देता है अच्छे से। अब देखो डिंगजू भी यहीं पर थी, ज़ोंग-हेंग भी यहीं पर था। हार्बर नंबर 79 बड़ा है, इस ज़ू के एरिया से निकल चुके थे, लेकिन फिर भी तो उनका भी ध्यान जाता है। ज़ोंग-हेंग तो लगातार बक 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 कर रहा था, बक बक बक, लेकिन डिंगजू नहीं सुन रही और बोलता है, चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा था जानबूझ के कि एल्डर सिस्टर आपको पता है ये क्या होता है? इसे ये बोलते हैं, मतलब मोलस्क बोलते हैं। लेकिन ये काम के नहीं है, बस चमकते हैं, सुंदर दिखते हैं। इनका उसके अलावा कुछ काम नहीं है। ज़ू को फ़र्क नहीं पड़ता, वो समझ जाता है ये बंदा बस इसके ऊपर बोली मार रहा है, टॉन्ट मार रहा है। वो तो बस पानी के जो सतह लेवल पे होता है, जहाँ पर ये घोंगे दिख रहे थे, वहीं देख रहा था। बहुत सारे घोंगे थे, मानो किसी तरफ देख रहे हो। ज़ू मानो किसी समय का वेट कर रहा था। देखो हर घोंगे उस लेवल के इंग्रेडिएंट्स नहीं दे सकते आपको। आपको ढूँढना पड़ेगा नर मोलस्क को। नर मोलस्क मतलब ऐसा नर घोंगा जिससे उसकी मादा न मिली हो। और वही ना कल्टीवेशन में अच्छे काम आते हैं। ज़ोंग-हेंग इधर अपना काफ़ी खुश था। ज़ू कोई जवाब नहीं देता है, तो उसको लगता है याह भाई मेरी बातों का कोई जवाब नहीं। डिंगज़ू भाई इरिटेट हो रही थी इस बंदे से कि चलो ये चमकते तो हैं और अपनी चमक फैलाते हैं, अपने पास थोड़ी रखते हैं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये भी टॉन्ट मारती है ना कि उस समय ये बंदे ने क्या किया था समुद्री लहरों में, ये उसने अपने इसके पास चीजें थी फिर भी इसने यूज नहीं किया था। ज़ोंग-हेंग भी ये बात समझ जाता है। ये कुछ और बोलने वाला था। ज़ू के इनको इग्नोर कर अपने हाथ को उस तरफ बढ़ा, सब पकड़ने के लिए पानी की ना बूंदे इकट्ठा होने लगती, जिससे कि एक हाथ सा बन जाता है। ज़ू उस ऑरा को उन जो घोंगे होते हैं उनकी तरफ बढ़ा देते। थोड़े समय बाद ज़ू का जो हाथ था पानी से बना हुआ वो वापस आ जाता है। इसमें एक घोंघा था, मानो ये ना वो जो क्रस्थेनमम फ्लावर था उसके जैसा दिख रहा था। और ज़ू इसको फ्रीज कर देता है, इस ऑरा को ही, मतलब ये जो घोंघा था उसको फ्रीजर जैसा बना के बर्फ से घेर देता है। अब ज़ू इस दौरान फिर देख रहा था मतलब समुद्री लहरों पर 7 से 8 लोग और देखते भी, शायद इसकी कीमत पता थी, वो भी पकड़ने को देख रहे थे। बहुत सारे लोग तो उड़ के आ रहे थे भाई बहुत तेजी से, खास करके दूसरी चोटी वाली लोग, यानी सेकंड पिक। ज़ोंग-हेंग जब ये चीजें देखते हैं उसे समझ में नहीं आता क्या चल रहा है भाई, ये तो काम की चीज भी नहीं होती। डिंगज़ू इस दौरान ज़ू के बोर्ड की तरफ देख रही, पूछती कि ये लोग क्यों इस घोंगे को पकड़ने आ रहे हैं, इन घोंगों को। जानती थी कि ज़ू तो बताएगा नहीं सीधा, तो पहले एक स्पिरिचुअल नोट निकाल लेती है। ज़ू नहीं लेता है नोट, फिर भी सवाल का जवाब देता है, बताता है कि ये जो जिसको मादा नहीं मिलती है, मतलब वो कल्टीवेशन में बहुत सही हेल्प कर सकते हैं। और भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है, क्योंकि इस बंदी ने भाई इसको फाउंडेशन लेवल का कुछ स्क्रॉल दिया था कि ये नियांग पोलैरिटी में यूज कर सकते, एकदम मेडिकल टर्म्स में चला जाता है। पिल्स ऐसे बनाए जा सकते हैं जो कि बवाल मचा देंगे, कि इनके शेल्स को, क्योंकि घोंगे के ऊपर में एक सेल होता है, उसको भी यूज किया जा सकता है। ज़ू बता तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से अभी भी पानी की सतही लहर पे था। लड़की को ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत तो समझ में आता है। फिर पूछती है चमकते क्यों, तो ज़ू बताता है क्योंकि ये होता है समय उनके बच्चे पैदा करने का। तो जो नर होता है ना, देखो मादा को अट्रैक्ट करेगा ना, तो उसके लिए क्या करता है, लाइट चमकाता है। मादा भी उसी लिए चमकाती है क्योंकि उनको भी अट्रैक्ट करना है। सब अपना अपना ढूंढ रहे होते हैं। लाइट अगर एक साथ चमक गया जिन दो का, वो अपने मैच करा लेंगे कि हम है पति पत्नी। अब वैसा इस दौरान फिर से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, वाटर वाला हैंड, और एक और फिर से घोंघा पकड़ता है। ऐसा करके कई बार करता है।
लड़की भी इस दौरान समझ जाती है तो कि क्यों जू कब कर रहा है, तो वो हेल्प करने को देखती है। जू नहीं चाहता था लेकिन फिर भी वो मना नहीं करता है कि ठीक है। धीरे-धीरे रात पूरी तरह से गुज़र जाती है और सुबह का समय होने लगता है। अब जिन नरों को मादा मिल गई थी उन्हें तो आप पकड़ के कुछ कर नहीं सकते हो। तो फिलहाल जो वो थे वो तो समुद्र के अंदर चले जाते और जिनको पकड़ नहीं पाए थे, जिको जो नर को मादा नहीं मिलती है ना वो फिर प्राण त्याग देते। और जब अगर वो प्राण त्याग दिए तो आपको वो किसी काम के नहीं। लड़की जो थी डिंगजू काफ़ी खुश थी और अब बाय बोल के निकल जाती है। टोंग हेंग इससे फ़ॉलो करता है लेकिन काफ़ी उदास था। बस इसकी आँखों में अभी भी उम्मीद थी कि वेट करो डिंगजू, आज नहीं तो कल तुम मेरी भी तारीफ़ करोगी। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट एकेए मुसाफिर विदा लेता हूँ।